Magier Market, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम अवामी केस की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ईद गुजर चुकी और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे से गुजरी होगी। अब प्रोग्राम में आज आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात, और एक बहुत अहम टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड की, जिसमें सुथरा पंजाब का एक वर्कर आवारा कुत्तों को जहर के बिस्किट डाल रहा था और उन्हें जान से मार रहा था। इस वीडियो को तकरीबन 18 से 19 लाख लोगों ने देखा। हजारों लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए। लोगों का रद्द अमल मिला जुला था। कुछ ने कहा कि यह बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कुछ ने कहा यह बिल्कुल ठीक किया है। आवारा कुत्तों को जहर देकर मारना या गोली से मार देना किस हद तक सही है या नहीं है, आइए आज के इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक की जान जाते वापिस आते हैं, हमारे साथ रहिए। कभी जिंदगी में से अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में से अल्लाह पाक ये मार्केट कर मैं किसी के कभी जिंदगी में से अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में से अल्लाह पाक ये मार्केट कर मैं किसी के खवातीन हम वापिस आ चुके हैं। पाकिस्तान में सालाना 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज्यादा कुत्ते के काटने के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, जिनमें तकरीबन हर 80 सेकंड में एक वाकया पेश आता है। ये हमले बुनियादी तौर पर आवारा कुत्तों से होते हैं, जिसके नतीजे में हर साल तकरीबन 1000 से 5000 रेबीज अमवात होती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है खवातीन हज़रात कि रेबीज ये बीमारी है क्या। बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन शायद सबको नहीं पता। तो इस प्रोग्राम की वसातत से कोशिश करूंगा मैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन रेबीज के हवाले से आप तक पहुंचा सकें, हम पहुंचा सकें। रेबीज एक मोहलिक वैक्सीन से रोके जाने वाली वायरल बीमारी है जो मरकजी असाबी निज़ाम पर हमला करती है, जिससे दिमाग और रीढ़ की हड्डी की शदीद सोजिश होती है। एक बार तिबी इलामत जाहिर होने के बाद बीमारी तकरीबन मोहलिक हो जाती है। अब ये फैलती कैसे, खबरें ज़रा गौर से सुने। ये वायरस मुतासरा जानवरों यानी कुत्तों और बिल्लियों के थूक के जरिए मुंतकिल होता है, आमतौर पर काटने या खराश के जरिए, या उस वक्त भी फैल सकता है जब मुतासरा थूक बलगमी सतहों जैसे आंखें, नाक और मुंह या टूटी हुई जिल्द से बराह रास्त राब्ता करता है। मिसाल के तौर पर आपके हाथ पर कहीं कोई स्क्रैच है या चोट लगी है, और अगर यहाँ पर उस जगह पर कोई जानवर, मिसाल के तौर पर कुत्ता या बिल्ली, अगर वहां से चाटता है या जुबान लगाता है और अगर वो मुतासरा है रेबीज से, तो यह वायरस इंसानी जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाता है। और इसकी वीडियोज आपने बेतहाशा देखी हैं कि जो रेबीज से मुतासरा जो जानवर होते हैं उनकी अलामात में उन्हें इल्यूजन्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, मुंह से सलाइवा निकलता है और वो पागलपन का मुजाहिरा भी करते हैं और लोगों को काटने के लिए भागते हैं। और इसी तरीके से अगर मुतासरा जानवर किसी इंसान को काट ले तो वैसी ही अलामात इंसान को भी जाहिर होती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि यही अलामात जो है वो इंसानों के अंदर भी रोनुमा होती हैं, उनके अंदर भी नजर आती हैं। मतलब उन्हें पानी से डर लगता है, उन्हें हेलुसिनेशंस होती हैं, मतलब कोई बोल नहीं रहा और ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, और नज़र आता है कि जैसे कोई खड़ा है लेकिन वो असल में मौजूद वहाँ नहीं होता। तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये बड़ा ही ख़तरनाक अमल होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स एहतियाती तौर पर बिल्लियों के काटने पर भी रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगाने का मशवरा देते हैं। अमूमन ज़्यादातर 99% कहा जाता है कि ये कुत्तों के काटने से फैलती है, लेकिन एहतियाती तौर पर बिल्लियों के काटने पर भी डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं। इसकी जो आम अलामात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि वायरस फैलने का जो दौरानिया है वो चंद हफ्तों से लेकर कई महीनों तक भी रह सकता है। यह डिपेंड करता है कि मरकजी असाबी निज़ाम तक पहुंचने के लिए वायरस को कितनी दूर तक सफ़र करने की ज़रूरत है। और मिसाल के तौर पर कि काट लिया है लेकिन उसने जो इफेक्ट करना है वो डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेता है। इसके कोई खास मुद्दत नहीं है कि अभी काट लिया तो शायद अभी से इसकी इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि महीना पहले काटा हो लेकिन उसकी जो अलामात हैं वो थोड़ी देर बाद जाहिर होना शुरू होती हैं। पूरी दुनिया में आवारा कुत्ते इंसानी रेबीज के 99% रिस्पॉन्सिबल हैं, स्पेशली जब आप रेबीज की बात करते हैं। और जंगली जानवरों में भी ये पाई जाती है, स्पेशली चमगादड़ों में और लोमड़ियों में भी। इसकी इब्तदाई अलामात में जैसे मैंने पहले बताया है कि बुखार है, सरदर्द है और नुमाइश की जगह पर गैर मामूली झुंझुनाहट या दर्द होना। और अगर इसमें सवीर कंडीशन की बात की जाए तो इसमें उलझन, फरेब नज़र, जिसको हेलुसिनेशन कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपको बिला वजह आवाज़ें सुनाई देती हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा होता,
और ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं लेकिन वो असल में वहां मौजूद नहीं होते। जरूरत से ज्यादा थूक, मुंह में झाग आना और पानी का शदीद खौफ, इसमें फालिज भी हो सकता है। और सबसे अहम, जैसे मैंने बताया, आवाजें सुनना जब कोई ना बोल रहा हो, ऐसी अशिया या लोगों को देखना जो मौजूद नहीं है, बगैर किसी जिस्मानी वजह के जिल्द पर सनसनी महसूस करना जैसी अलामा जाहिर होती हैं। अभी हम थोड़ा पंजाब की बात करते हैं खवातीन हज़रात, तो सुबह पंजाब में कुत्ते के काटने के 5,14,000 से ज्यादा केसेस ईयरली दर्ज होते हैं और मुल्क भर में सरकारी सेहत मराकज पर रोजाना की बुनियाद पर 50 से 70 कुत्तों के काटने के मुतासरीन पहुंचते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि आम गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में बच्चे खेलते हैं, आते जाते हैं और आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। खवातीन हज़रात, इसमें अभी अब हम हाई कोर्ट की जो इसमें बात है वो भी शामिल करते चलें कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो 2025 में एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट 2021 के तहत कुत्तों को मारने, जहर देने या गोली मारने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन उसमें आपने देखा है कि अभी क्या हो रहा है, कारपोरेशन के लोग, सुथरा पंजाब के लोग, मतलब उनके पास आला जात नहीं है, उनके पास प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, तो क्या करते हैं कि जहर दे दो और जहर देकर इनको मार दो और उठा के कहीं इनको नदी नालों में फेंक दो। और अक्सर वीडियोस में आपने देखा है कि उन्हें उठाकर गाड़ियों में भरते हैं और ले जाते हैं और उनकी तल्फी का अभी तक कोई ऐसा मंजर-ए-आम पर नहीं आया वीडियो जिसमें नजर आए कि इनको तल्फ कैसे किया जाता है। तो खवातीन हज़रात, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर ही इस बात का तयन कर सकते हैं कि कुत्ता रेबीज में या किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है या नहीं। ऐसे मामला सिर्फ पेशावराना निगरानी में ही तिबी तौर पर मंजूर शुदा तरीक़ेकार के जरिए अंजाम दिया जाए। अदालत ने म्यूनिसिपल हुकाम को बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा जो ट्रैप, जरासीम कश और वैक्सीनेट पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करने का भी हुक्म दिया है, जिसमें आवारा कुत्तों को महफूज तरीके से पकड़ना, उनकी वैक्सीनेशन और नस्बंदी करना और उन्हें नामजद इलाकों में वापस छोड़ना शामिल है। इस कार्रवाई के दौरान अदालत ने जुल्म से पाक और जदीद जानवरों की बहबूद के तरीके की जरूरत पर जोर दिया, जबकि हुकाम को हिदायत की कि वो सेहत आमा और जानवरों की बहबूद दोनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा है कि कारपोरेशन जिस तरह से कुत्तों को तल्फ कर रही है वो इंतहाई तकलीफ दे है और दिल दहला देने वाली चीज़ है। खवातीन हज़रात, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और इस सारे मसले पर हम बात करेंगे। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और आज के टॉपिक से रेलिवेंट हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तरीकाकार कारपोरेशन अपनाती है या ये जो तरीकाकार सुथरा पंजाब अपना रहा है, क्या ये सही है? और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सभी स्ट्रे डॉग्स यानी सभी आवारा कुत्ते रेबीज का शिकार होते हैं या उनमें से चंद होते हैं, और अगर वो होते हैं तो अलामत कौन सी हैं जिसे आपका और हम सबका जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम अवामी केस। कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक ये मांग पे करे मैं किसी को कह नहीं। ऐवानों में हलचल, सवालात का रेला, अब कोई नहीं बचेगा क्योंकि खुलेगा सच का नया महाज। कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक ये मांग पे करे मैं किसी को कह नहीं। खवातीन हज़रात, हम वापस आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी केस और आज के प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की जितने भी स्ट्रे डॉग्स या जो गलियों में आवारा कुत्ते हमें भागते दौड़ते नजर आते हैं, क्या वाकई इंसानी जान के लिए खतरा है? क्या इन्हें जान से मार देना, इन्हें जहर दे देना या डायरेक्ट गोली मार देना सही है या नहीं, या इनकी तल्फी का कोई और सही तरीका भी है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तलहा सज्जाद साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक तहसील कैंट लाहौर हैं। सर पर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हम देख रहे हैं पंजाब में 5.5 लाख के करीब केसेस हर साल रिपोर्ट हो रहे हैं, स्पेशली कुत्तों के काटने की वजह से, और तकरीबन 1000 से 5000 के करीब ऐसे केसेस हैं जिनमें रेबीज पाई जाती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारी आवाम को ये बताइए कि क्या जितने भी आवारा कुत्ते हम गलियों में भागते दौड़ते देखते हैं, क्या ये वाकई रेबीज में मुब्तला होते हैं?
सर बात ये है कि बाय बर्थ या जो जानवर इस कायनात में मौजूद हैं, डॉग्स हैं, बैट्स हैं और फॉक्सेस हैं, लोमड़ी वगैरह, ये कोई जानवर ऐसा नहीं है जो रेबीज का वायरस कैरी करके फिर रहा हो जी। अनटिल किसी रेबिड एनिमल ने उनको ना काटे। डॉग्स भी इसके अंदर वायरस नॉर्मली नहीं है रेबीज का। जब तक इसको किसी डॉग ने बाइट किया हो या किसी फॉक्स ने या जैकॉल ने या वुल्फ ने या बैट ने किसी ने काटा हो और वो वायरस ट्रांसफर हुआ हो, फिर वो डॉग रेबिड होता है। ठीक है। हर जो जानदार यहाँ पे मौजूद है उसमें रेबीज फैलाने का वायरस मौजूद नहीं है। ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि जो डॉग मौजूद है ये सारे रेबिड डॉग हैं। रेबिड डॉग की स्पेसिफिक निशानी होती है, रेबिड डॉग और होता है, डॉग्स का होना और है। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ये बहुत परेशान कुन अमल हमें नजर आता है। जो गलियों में कुत्ते भागते दौड़ते नजर आते हैं, आपको पता है हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में चले जाए तो वहां पर झुंड होता है कुत्तों का, जो सारा दिन वहां घूम रहा होता है और लोग डरते हैं उनसे। और मेरे ख्याल से शायद उनका डरना जायज भी है, क्योंकि उन्हीं कुत्तों में से ऐसे कुत्ते होते हैं जो बच्चों को भी काट लेते हैं, आते जाते लोगों को काटते हैं, और लोग फिर अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते हैं, वैक्सीनेशन अलग लगा रहे होते हैं, टेंशन अलग से होती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये डॉग जो है या ये जो कुत्ता है ये इंसानी जान के लिए खतरनाक नहीं है? बात ये सर, गलियों मोहल्लों में कुत्ते इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रही है और डॉग की पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा। पॉपुलेशन उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है, 6 7 7 10 12 बच्चे पैदा होते हैं डॉग्स के, और उनको कंट्रोल करना वो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई इफेक्टिव कोई काम हुआ है। डॉक्टर साहब, आप ये है कि इस हवाले से क्या महकमा लाइफ स्टॉक जो है इस मामले में काम कर रहा है? जी, महकमा लाइफ स्टॉक के पास जो है ना सर, जो डॉग्स आते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले या टाउन कंटोनमेंट बोर्ड वाले लेके आते हैं, उनकी TNVR जो है वो सर्जिकल जो प्रोसीजर है वो महकमा करता है सर, वो हम करते हैं। जी सर, जिस तरह से मैंने अभी कुछ अर्से में सुना था कि जो आपका कॉर्पोरेशन के जो साथ आपका कोलैबोरेट भी हो रहा है। डॉग का जी जो डॉग का मैं आपको बता रहा हूँ, जो डॉग का आपके क्वेश्चन है कि जी को कैसे पता चलेगा कि रेबिड डॉग कौन सा है। सर, रेबिड डॉग वो होता है जिसको रेबीज का वायरस ट्रांसफर हुआ है उसकी बॉडी में, उसके बाद उसमें निशानियां होती हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, एक्सेसिव बार्किंग करता है, भौंकता है, और डिफिकल्टी होती है उसको स्वालो करने में, लाइट से सेंसिटिव होता है, एक्सेसिव उसका डोलिंग स्लाइवा जो है वो मुंह से खारिज हो रहा होता है। ये चंद एक निशानियां हैं जो रेबिड डॉग की हैं। हर डॉग में रेबीज का वायरस रेबीज नहीं फैला सकता। अच्छा, हाँ, फैलाने के लिए उसको अगर कोई इसी डॉग ने काटा है फिर वो वायरस ट्रांसमिट करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो हमारे पालतू कुत्ते जो लोग अपने घरों में पालते हैं, ये उनमें भी मुंतकिल हो सकता है? रेबिड देखें, रेबीज का वायरस कहीं से भी आ सकता है, वो चाहे पालतू कुत्ते में है उसमें भी आता है, उसको भी वैक्सीन करना चाहिए और उसको कंपल्सरी करना चाहिए कि जो डॉग्स जो है, आप फॉरेन में भी देखें वो कंपल्सरी है कि जिसने डॉग रखना है उसने वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे जरा इसमें भी गाइड कीजिए कि जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी शामिल किया और मेरी जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक कुत्तों के अलावा क्या बिल्लियों में भी रेबीज पाया जा सकता है? या क्योंकि हमारे यहाँ कैट ऑनर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कुत्ते शायद लोग कम पालते हैं लेकिन बिल्लियां बहुत ज्यादा पालते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, खवातीन बहुत ज्यादा मानूस होती हैं स्पेशली बिल्लियों से। तो क्या बिल्लियों में भी इसके चांसेस हैं रेबीज के? जी, बिल्लियों में भी सर, अगर रेबिड एनिमल ने बिल्ली को काटा है, बकरी को काटा है, घोड़े को काटा है, जिस जानवर को रेबिड एनिमल ने काटा है वायरस ट्रांसफर होता है। ह्यूमन को काटा है, इंसान भी काटने पे मजबूर हो जाता है। वो वायरस जब वो नर्वस सिस्टम के जरिए ब्रेन में पहुंचता है तो फिर उससे काटने का अमल शुरू हो जाता है उसका। ठीक हो गया। तो उसमें इंसान भी है, वो भी एग्रेसिव होगा, उसको भी लाइट से वो भी सेंसिटिव होता है। रेबिड ह्यूमन मौजूद है केसेस, वो भी इसी तरह ही है। ये किस तरह से मुंतकिल होती है डॉक्टर साहब, जरा बताइए। एक जानवर तो रेबिड एनिमल के काटने से थ्रू स्लाइवा ट्रांसफर कैसे होता है, जरा ये भी जरा क्लियर कर दें। इंसान को भी शायद किसी भी रेबिड जानवर ने काटना है, थ्रू स्लाइवा उसके ट्रांसफर होगा वायरस। ओके जी। अच्छा, इसमें काटने का अमल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर जानवर जो है वो चाटते भी हैं, जुबान भी फेरते हैं, या उनके जो नाखून होते हैं, आपको पता है पकड़ने दगड़ने में जानवर स्पेशली कुत्ता या बिल्लियां जब आप पास होते हैं तो उनके स्क्रैचेस भी लगते हैं बॉडी के ऊपर।
स्क्रैचेस की बात नहीं है सर, जो काटते हैं इसके सलाइवा के जरिए ही ट्रांसफर होता है ये वायरस। ओके, यानी अगर आपको स्क्रैचेस आते हैं बॉडी के ऊपर तो परेशानी वाली बात नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं कोई मसला नहीं। इसमें मुझे ये बताइए, जो वैक्सीनेशन का अमल है, वैसे तो जो डॉग्स एंड कैट्स की वैक्सीनेशन का जो रूटीन अमल है वो तो सभी अपनाते हैं, लेकिन स्पेशली रेबीज के हवाले से कोई खास वैक्सीनेशन है और उसका कोई खास दौरानिया होता है, ये भी बताएं। जैसे रेबीज की वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल है कि आपने हर 2 वीक के बाद 3 शॉट हम अमूमन एक जानवर को लगाते हैं, और बाकी हर साल 2 हफ्ते बाद? बूस्टर डोज जी हर 2 हफ्ते बाद? फर्स्ट वैक्सीनेशन जिस भी जानवर की है, चाहे वो पेट एनिमल है, वो हमारे पास आते हैं तो हम उसकी पहली वैक्सीनेशन करते हैं, 2 हफ्ते बाद फिर करते हैं, 2 हफ्ते बाद फिर करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इम्यूनाइज हो जाता है। उसके बाद एनुअली 1 शॉट हम लगाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे इल्म में आया था कि पहले तो कहा जाता था कि ये कारपोरेशन के अंडर है सारा मामला, ठीक है, कुत्तों की तल्फी और इनको कहीं भी लेकर जाना है, जो भी इनके बारे में करना है, लेकिन एज आई हर्ड कि अब महकमा लाइफ स्टॉक ने भी कारपोरेशन के साथ कोलैबोरेट किया है। वो कोलैबोरेशन क्या है और उसमें कौन सी सर्विसेज आप देने जा रहे हैं, काइंडली ये भी बताइए। सर कारपोरेशन वाले या कंटोनमेंट बोर्ड वालों के साथ यही है कि वो हमारे पास, क्योंकि डॉक्टर्स मौजूद हैं और हमारे पास सर्जरी हमने करनी है ताकि उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, जिसको TNVR कहते हैं हम, ठीक है, कि हमने उस मेल डॉग को, जो एक मेल डॉग है वो अपने ब्रीडिंग सीजन में 25 फीमेल को क्रॉस करता है, तो बजाय हम 25 फीमेल को पकड़ के उसकी स्टरलाइजेशन करें तो हम एक डॉग को ही न्यूट्रल कर देते हैं। तो न्यूट्रल सर्जरी जो प्रोसीजर है वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कर रहा है, और जो बाकी पकड़ने का है और फिर वापस उसी जगह पर रिलीज करना है, ये कंटोनमेंट बोर्ड और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। ठीक हो गया। तो इसमें आप मुझे अपनी राय जरूर इसमें दीजिएगा। मैं थोड़ा सा हटकर पूछना चाहूंगा, ये जो जानवरों को डायरेक्ट गोली मार देना या जो जहर देकर मार देना, ये अमल आपके नजदीक किस हद तक सही है? मैं सिर्फ आपकी राय लेना चाहूंगा। हमें अल्लाह ताला ने जिन जानवरों का हुक्म दिया है हम उन्हीं को ज़िबा कर सकते हैं, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी कायनात के किसी जानदार से स्नैच करें उसकी लाइफ। बिल्कुल, He has a right to spend his lifespan। वो उसका लाइफ स्पैन जो ये इस कायनात में आए हैं उसने अपने सांस पूरे करने हैं। बेशक बेशक बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इसका एक प्रोसीजर है कि आपने एनिमल बर्थ कंट्रोल करें, और 70% अगर डॉग पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए रेबीज की, तो इंशाअल्लाह ताला ह्यूमन केसेस रेबीज के आना बंद हो जाएंगे। जब एनिमल इम्यूनाइज होंगे इस वायरस के खिलाफ तो रेबीज आएगी ही नहीं। Absolutely, और ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2030 के प्लान में, 2030 के प्लान में ये शामिल है कि पाकिस्तान भी रेबीज फ्री हो जाएगा, और अगर ये काम शुरू करेंगे तो। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे जानने वालों के साथ और हमारे देखने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए, वो ये कि देखिए अब महकमा लाइफ स्टॉक एक प्रॉपर फैसिलिटेशंस दे रहा है। मैं चाहूँगा आप देखने वालों को ज़रूर एक पैगाम दीजिए, वो स्पेशली लोग जिन्होंने घर में कुत्ते पाले हुए हैं, वो लोग जिन्होंने घर में बिल्लियाँ पाली हुई हैं, और वो लोग जिनके एरियाज़ में उन्हें स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं, तो क्या रवैया होना चाहिए और क्या बिहेवियर होना चाहिए? प्लीज़ ये पैगाम देखने वालों को ज़रूर दें। सर हमारा बिहेवियर तो बचपन से हमें सिखाया जाता है, डॉग गुजर आए हम उसको पत्थर मारें, कोशिश करें जानवरों को प्यार से ट्रीट करें। हाँ, जानवरों को प्यार से ट्रीट करें। अंग्रेजों को देख रहे हैं, वो जानवरों से प्यार करते हैं, उनके बच्चों को तो नहीं काटते जानवर। हमें तो जब भी जानवर कुत्ता बाहर साथ गुजर आए हमने उसको मारना ही मारना है, तो जहरी बात है उसने भी रिएक्ट करना ही करना है। तो कोशिश करें कि अपने बिहेवियर में प्यार ले आए, और इंशाअल्लाह ताला ये जानवर बहुत लविंग है और फेथफुल जानवर है, कोई ऐसे हार्मफुल जानवर नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमारे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू, हाफिज। खबरों के साथ हमारे साथ डॉक्टर तलहा साहब मौजूद थे। आप डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक लाहौर हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि एक तो रेबीज का जो जानवर है उसकी जो कंडीशन है, एक तो उसके मुंह से स्लाइवा आपको निकलता हुआ नजर आएगा, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत एक्स्ट्रा भौंकता है। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं अगर आप उसमें नोटिस करेंगे तो वो आपको रेबीज अफेक्टेड एनिमल लगता है, लेकिन हर स्ट्रे डॉग रेबीज से अफेक्टेड नहीं है। आपके गली मोहल्लों में आपको जो डर लगता है जानवरों को, स्पेशली कुत्तों को देखकर के ये काटेगा तो शायद हम
हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएंगे। अगर आप उनसे नरमी से पेश आए, अगर आप उनसे प्यार से पेश आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हर जानवर काटने को दौड़ता है। जब आप जानवरों को तंग करते हैं तो फिर शायद रिएक्शन में जानवर जो है वो इंसानों पर हमलावर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वाकयात देखने सुनने को मिलते हैं। एक ब्रेक की जाने जाते वापस आते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट भी मौजूद होंगे। मजीद इस मामले में गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मार पे करे मैं किसी को घेरे में छुपे हकायक और कटहरे में इंसाफ की जंग, किसने किया जुर्म और कैसे मिलेगा इंसाफ। देखिए कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मार पे करे मैं किसी को खबरें ज्यादा वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी केस और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन कुत्तों के हवाले से जिन्हें डायरेक्ट गोली मार दी जाती है या जिन्हें डायरेक्ट जहर दे दिया जाता है महकमों की जानिब से। क्यों? क्योंकि उन्हें खतरनाक समझा जाता है और बड़ा ही दर्दनाक ये एक्ट है, बड़ा दिल दहला देने वाला ये सारा अमल है। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, आपने भी देखी हैं, किस तरह से जानवरों को जहर देकर मार दिया जाता है, जो बहुत दिल दहला देने वाला है। अब इसमें जैसे मैंने पहले बताया, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। जिस तरह से मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, मेरे पास जो लोगों के फीडबैक्स पहुंचे हैं उसमें ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी क्योंकि इनसे इंसान ख़तरे में है, ये इंसानों को काटते हैं और हज़ारों की तादाद में रेबीज़ से जो से वाबस्ता लोग और रेबीज़ के वायरस की वजह से लोग जो हैं वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते हैं और लाखों की तादाद में सालाना केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, स्पेशली वो जिन्हें कुत्ते काटते हैं। अब इस अमल में आगे बढ़ते हैं और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अमल इसी तरीके से ही ठीक है या इसे किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर जाहिद अफजल साहब, आप सीनियर वेटरनरी कंसल्टेंट हैं जनरल वेटरनरी हॉस्पिटल लाहौर। आप DVM CPD US UK हैं, कैनिन एंड फिलाइन स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा एक्स डॉग्स कंसल्टेंट बहरीन से हैं। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक है, करम अल्लाह का। डॉक्टर साहब ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपनी इसमें राय दीजिए। आप एक NGO के साथ मुंसलिक हैं, एक हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हैं, तो डेफिनेटली आप यकीनन इस बात को समझेंगे। ये जो आवारा कुत्ते हैं, इन्हें तल्फी का जो तरीक़ाकार हमारी गवर्नमेंट ने अपनाया हुआ है, ये आपको कैसा लगता है? देखिए, बुनियादी तौर पे हम लोग उस वक्त चेंज होंगे जब हम इनको एक जानवर या एक कुत्ता समझना छोड़ देंगे। बुनियादी तौर पे ये एक जानदार है और राइट टू लिव है, हर एक के पास है। तो जाहिर है बेजुबानों के पास भी इस चीज का है कि वो जिंदा रहने का हक है उनके पास। लेकिन जो राइट नाउ हमारी गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, आई थिंक सो कि वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा वो चीज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही गैर इखलाकी है, जानवरों पे जुल्म है और ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है फॉर एनिमल लवर्स। डॉक्टर साहब देखिए, मैं अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी वर्कर तब तक कोई ऐसा एक्ट या अमल नहीं करता जब तक उसको इदारे की तरफ से गो हेड ना दिया गया हो। तो जिस तरह से इनकी तल्फी की जा रही है डायरेक्ट, ये जो सस्ता जहर देकर एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला ये तरीका और मामला है, लेकिन बड़ी बेदर्दी के साथ इन्हें जहर देकर मारा जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स ये कहा जाए तो ये इदारे की तरफ से ही इनको अहकाम जारी हुए हैं ना, कि ये खुद साख्ता तो नहीं कर रहे। देखिए, उसमें मसला यही आ जाता है ना कि आपकी हाई कोर्ट है या जो मजीद जो हाई कोर्ट्स हैं, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी है कुछ इस तरह की रेगुलेशंस पास हुई हैं कि आप जो है वो इनकी कलिंग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर डिपार्टमेंट कर रहा है तो फिर वो ये हम नहीं बता सकते हैं कि वो कोई इंडिविजुअल कर रहा है, वो पूरा डिपार्टमेंट कर रहा है या गवर्नमेंट। ये भी अंडरस्टूड है। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं हम इनकी प्रोटेक्शन करेंगे और सेकेंडली जो है वो साथ ही उनको पॉइजन तो आप कह रहे हैं बल्कि ये तो डायरेक्ट फायर कर रहे हैं उनके ऊपर ना। मतलब ये हमारे क्लिनिक के ऊपर ऐसे कई केसेस आते हैं
जिनकी डेली बेसिस पे हम सर्जरी कर रहे होते हैं, जो एनिमल लवर्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो हमारे पास लेके आते हैं, फिर उनकी सर्जरीज करके किसी हद तक हम सर्वाइव करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज तो डेफिनेटली हम ज्यादातर को नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि वो कंडीशन ही उनकी इस तरह की हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा ये खदशात चाहता हूं कि आप उनको दूर करें कि हर जानवर जो है क्या वो खतरनाक है? हर कुत्ता ही जो है वो रेबीज का शिकार है? हर कुत्ते को ही इस तरह से मारना और जहर दे देना सही लगता है आपको? मुझे जरा इस हवाले से हमारी आवाम को गाइड जरूर कीजिए, स्पेशली देखने वाले। जी जरूर मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रेबीज है क्या। रेबीज जो है ये बुनियादी तौर पे एक वायरस है जिसके बहुत ज्यादा टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो कि बड़े वाज़ेह तौर पे विजिबल हो रहे होते हैं। अब आपको एक छोटी सी मैं मिसाल दूं कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि डेनमार्क में एक पागल कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप भी इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता होंगे, देख रहे होंगे डेली बेसिस के ऊपर। इवन कि आपने ये भी नहीं सुना होगा कि जो हमारी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी एज कम्पेयर टू यूरोप, जैसे गल्फ है सारे का सारा आपका, जैसे मैं बहरीन आर्मी में भी रहा हूँ, वहां भी ऐसे केसेस नहीं हमें देखने में मिले। तो उसके पीछे जो है वो एक रीजन है, उसके पीछे एक प्रोग्राम है। हम लोग बेसिकली उस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, जो अवामुन नास है उसको भी ये समझने की जरूरत है, ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कि रेबीज है क्या, रेबीज के साइंस क्या है। अब एक आप जा रहे हैं रास्ते में, आपने एक कुत्ता देखा और आपने उसको एक पत्थर मार दिया, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में उसने आपको बाइट किया, ये है एक्शन का रिएक्शन। इज नॉट रेबिड डॉग, ये रेबीज नहीं है, ना ही वो पागल हो चुका है, उसने पागलपन में आपको काट लिया, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि आप जा रहे हैं रास्ते पे, एक कुत्ता आया ग्राउलिंग करता हुआ, उसके मुंह से झाग भी निकल रही है, वो मुसलसल ग्राउल कर रहा है, कपा रहा है, और इसी टेंशन के अंदर उसने आपको बाइट कर लिया, आपने उसे कुछ नहीं कहा, तो ये है रेबीज डॉग। ओके। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो ऑप्शंस आती है ना कि अगर किसी दूसरे वाले ने काट लिया तो उसमें हमें रेबीज तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली ये जानवर है, जानवर के जो सलाइवा है इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं स्टेफ ऑरियस। ओके। जो स्टेफ ऑरियस है ये बुनियादी तौर पे पस क्रिएट करता है, एब्सेस बनाता है, ठीक है। यानी जिस जगह पे बाइट होगा उस जगह के ऊपर जो है वो रेशा पड़ जाएगा, वो चाहे टांग है, हाथ है, बाजू है। और ये सिर्फ डॉग्स में नहीं होता, ये कैट्स के अंदर भी होता है सिमिलर इसी पैटर्न के साथ। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ये जो टेटनस का इंजेक्शन लगा लेते हैं लोग, तो ये ठीक है जी। जो फर्स्ट इनिशियल आपकी है ना, सबसे पहली जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि अगर खुदा न खास्ता किसी कैट ने, किसी डॉग ने आपको बाइट कर लिया, तो सबसे पहले तो अपनी मुतासरा जगह से ब्लड निकालें। मतलब प्रेशर दे के उस जगह से जितना हो सकता है उतना ब्लड निकाल लें, ताकि सारे टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो अंदर से निकल रिलीज हो जाए। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो आप फौरी तौर पे जो है वो किसी भी एमबीबीएस फिजिशियन के पास जाएं, उससे एटीएस का इंजेक्शन लगवाएं, एंटी टेटनस सीरम का। ओके। जब वो लग जाएगा तो उससे जो है वो आपके जो वो वाले पोर्शंस हैं जहाँ पे बाइट हुआ है या इन्फेक्टेड एरिया है वो कम से कम और बिगड़ने से बच जाएगा। डॉक्टर साहब ये आपने एटीएस बोला ना? जी एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम, ठीक हो गया जी, जिसको आप टेटनस का इंजेक्शन भी सादा जुबान में बोलते हैं। तो ये जो है वो बुनियादी तौर पे इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, इससे आप इस तरीके से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर जो है वो हमारा लाहौर में अगर आप देखें तो सर्विसेज हॉस्पिटल का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो डॉग बाइट सेंटर के नाम से काम कर रहे हैं। प्रॉपर अलग से उसका एक कॉर्नर बनाया है। बिल्कुल एक ब्लॉक अलग से बना हुआ है, तो वहां पे जो है वो जो भी अफेक्टेड बंदा है वो जाए और फौरी तौर पे करवा ले। इसमें हम नॉर्मली ये कहते हैं कि इवन कि अगर डॉग इन्फेक्टेड नहीं है तो आप एटलीस्ट कम से कम वैक्सीन जरूर करवा लें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि रेबीज जो है ये लाइलाज है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है राइट नाउ। और इसके सिम्टम्स भी जो है वो आपको तकरीबन विद इन 1 वीक जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सांस का फूलना, कपकपाना, मुंह से झाग का आना, और दूसरा ये है कि आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो इंसान जो है वो बुनियादी तौर पे पानी नहीं पी सकता ना, वो मतलब जितनी मर्जी कोशिश करे, तो इसलिए फिर उसको ज्यादातर सिडेट करने की कोशिश करते हैं कि उसको सिडेट किया जाए। तो ये अल्लाह माफ करे, ये काफी तकलीफ दे एक जो है वो अमल है और तकलीफ दे बीमारी है।
तो इसलिए एहतियाती तौर पे भी वैक्सीन लगवा लिया करें अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला हो। लेकिन टेटनस और ब्लड निकालना ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हर ये हाल तो में। आपके अपने ऊपर होता है, लेकिन डॉक्टर साहब अब जैसा हम देखते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, और मतलब आपने देखा होगा, हम भी देखते हैं कि लोग उस जगह को दबा लेते हैं, मतलब उसको नहीं, वो रिलीज गलत नहीं है। करते। ये जो आपने बात बिल्कुल सही कही है, और ये अवामुन्नास तक बात भी पहुंचनी चाहिए कि कुत्ते का काटा, जानवर का काटा, तो सबसे पहले आपने ब्लड आपने निकाल देना प्रेशर से, लेकिन हमारे यहाँ लोग उस जगह को दबा देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं कि खून निकले ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और वो उसी की वजह से ही वो अंदर जो उनके चाहे रेबीज हो या ना हो, लेकिन जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उसके जो जर्म्स हैं वो अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं अगर आप टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक हो गया। चलो डॉक्टर साहब, अब मैं इस हवाले से मुझे ये भी बताएं, जैसे कि देखें अब हम कुत्तों की बात कर रहे हैं, तो ये जो बिल्लियों के स्क्रैचेस होते हैं, अब अक्सर घरों में लोगों ने रखी हुई, हमने भी रखी हुई हैं, तो हम तो नेल्स काट के रखते हैं, लेकिन जाहिर है जब वो थोड़ा बढ़ जाते हैं तो प्यार करने के चक्कर में या उनको उठाने के चक्कर में बिल्लियों के जो स्क्रैचेस होते हैं, और कभी कभी वो प्यार में काटती भी हैं आपको, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके निशान रहते हैं, वो किस हद तक खतरनाक होते हैं या नहीं होते, ताकि जो लोग पालतू जो रखे हुए उनको भी इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल है। मैं अपनी बात को दोबारा दूसरे एंगल से फिर आपको बताता हूँ कि देखिए हर चीज का एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक इनवॉलंटरली एक्शन होता है, एक वॉलंटरली एक्शन होता है। अगर आपकी कैट है, आप उसको जो है वो तंग कर रहे हैं, उसकी टेल खींच रहे हैं, उसको बार बार रिपीटेडली उसके मुंह में उंगली दे रहे हैं बच्चे या कोई भी, तो वो आपको बाइट करेगी, तो ये उसके एक एक्शन जो आपने किया है उसका रिएक्शन है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि अब मैं जैसे फिलाइन हम कैट्स को कहते हैं और कैनाइन डॉग्स को कहते हैं, तो अब मेरे पास डेली बेसिस पे तकरीबन 15-20 पेशेंट्स ऐसे फिलाइंस के आते हैं जो मतलब हमें हर वक्त ही नाखून लग रहे होते हैं, हर वक्त ही हमें काट रहे होते हैं, क्योंकि हमें कभी ब्रेनुला लगाना पड़ता है, कभी इंजेक्शन, कभी उनका चेकअप करना होता है। तो हमें इसलिए परेशानी नहीं होती कि हम उनके साथ एक एक्शन कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स पे वो एक रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई कैट ऐसी है कि आप बिल्कुल सुकून से बैठे हैं, अपना न्यूज़पेपर, अपनी चाय पी रहे हैं, और सडनली एक कैट आई और उसने आके आपके ऊपर अटैक कर दिया, दैट्स डेंजरस। तो ऐसा होता वैसे बहुत रेयर है। तो लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं बहरहाल ये चीज कैट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, रेबीज कैट्स के अंदर होती है। तो इसके लिए बेहतरीन हल होता है कि आप जो है वो कैट्स चूंकि हमारे घर में होते हैं, तो बड़ा इकोनॉमिकल साइज का इंजेक्शन भी मिल जाता है एंटी रेबीज का, तो वो आप कोशिश करें जिन लोगों ने वो लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं प्लीज मुझे आप बीइंग डॉक्टर जरा रहनुमाई भी करें और इस हवाले से जरूर बताएं कि देखिए इतना सिवियर ये अगर मसला है, और आज जैसे आपने बताया कि रेबीज जो है वो मोहलिक बीमारी है, इतनी सिवियर ये सूरत हाल बनती है, तो पाकिस्तान में अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन क्यों नहीं बनाई गई, और स्पेशली इंसानों के लिए कि अगर इंसान को काट ले तो फौरी तौर पर अगर वैक्सीनेशन लग जाए तो उसकी बचत हो जाए। इस मामले को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया गया अभी तक? देखिए इसमें मैं जो अभी आपका शायद गालिबन पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने कहा था कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो एक प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इस प्रोग्राम को हम लोग फॉलो कर लेना एटलीस्ट, तो आपके ये जो डॉग बाइट के केसेस और इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये आप समझ लें कि 95 से 98% खत्म हो जाएंगी। इस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं TNVR, ठीक है, TNVR ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीन एंड रिलीज। ओके TNVR, TNVR। सबसे पहले आपने जानवर को ट्रैप किया, उसके बाद जो है वो अगर मेल है तो उसको न्यूटर कर देंगे, और अगर फीमेल है तो उसको आप स्प्रे कर देंगे, यानी उसकी जो फर्दर रिप्रोडक्शन का साइकिल है आप उसको स्टॉप कर देंगे बाय सर्जरी। और उसके बाद उसको वैक्सीन करेंगे। वैक्सीन करने के बाद आप उसके कान के ऊपर एक मार्क लगा देंगे जिसको आप काट भी सकते हैं, कॉलर लगा दें, कार्ड लगा दें, कुछ भी, वो वैक्सीन कर देंगे। और उसके बाद रिलीज, यानी आपने उसको छोड़ दिया वहां से। इसको कहते हैं TNVR प्रोग्राम। इससे आप ना सिर्फ डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि उनको रेबीज की वैक्सीन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये प्रोग्राम क्यों नहीं लॉन्च किया गया अभी तक? इसकी बहुत सारी वजह हैं। इसकी वजूहात में सबसे पहली ये चीज है कि हमारे यहाँ अब आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देख लें तो वेटनरी ये हैं हॉस्पिटल में, सिविल वेटनरी हॉस्पिटल इनको बोला जाता है,
अब वहां पे सिर्फ गाय भैंसों और भेड़ बकरियों का इलाज होता है, पेट्स के हवाले से वहां पे कुछ भी नहीं है। तो अब पेट्स को कोई बंदा अगर गलती से वहां पे ले भी जाए तो वहां पे भैंसों वाले ही इंजेक्शन पेट्स को लगा दिए जाते हैं और जिसकी वजह से और कंडीशन वर्स हो जाती है। एक तो जरूरत है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पेट्स के सेक्शन अलग से बनाए। जैसे आप विमेन हॉस्पिटल में जाते हैं, डायबिटोलॉजी का एक अलग से सेक्शन है, कार्डियोलॉजी अलग है, ऑप्थोमोलॉजी और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स अलग है ना, इस तरह से भेड़ बकरियों का सेक्शन, गाय भैंस का अलग और पेट्स का अलग सेक्शन होना चाहिए। सही है हर क्लिनिक के ऊपर। इसके लिए इनको हायरिंग करनी चाहिए। मुझे से और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यंग एज के अंदर ट्राई किया गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, तो वो बाद में फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गए और पेट्स का जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक सिलसिला। तो ऐसे लोगों को भी वो हायर कर सकते हैं। और इसके बाद जब वो इस चीज को क्लिनिक्स के ऊपर, यानी जो सिविल वेटनरी हॉस्पिटल है, इस लेवल के ऊपर ले आएंगे, तो उसके बाद ये जो TNVR प्रोग्राम है इसको करना आसान है। अब भी कुछ लोग इसको कर रहे हैं, कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, लेकिन अब मसला यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास इन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो एनिमल राइट्स की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी स्क्रूटनी का कोई तरीकाकार नहीं है। इनकी हम जो है वो छानबीन नहीं, इनका ऑडिट कोई नहीं है। ये लोग फंडिंग्स तो ले रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी वहां पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो फंडिंग्स प्रॉपर ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सारे फंड्स आ रहे हैं उनके पास, लेकिन वो TNVR को लागू नहीं कर रहे। वो आगे मतलब ये इनके लिए इतना खास जरूरी नहीं है अभी, ये इनके लिए इतना जरूरी नहीं है कि TNVR जो है ये प्रोग्राम लॉन्च करना भी इतना खास नहीं लगता मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि एक वेलफेयर एक केस हमारे पास आया यहाँ पे, तो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से उनका कांटेक्ट करवाया गया, तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आप इस कैट की ऐसी जो है वो एक वीडियो हमें बना के भेजें जो कि काबिले रहम हो। तो वो बंदा परेशान कि यार वो बेचारी तो वैसे ही मर रही है, तो आप उसकी ऐसी वीडियो क्यों मांग रहे हैं? तो उसने कहा कि जी इससे जो है वो हम सोशल मीडिया पे लगाएंगे और इससे जो है वो हमें फंडिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो सिर्फ फंड्स के लिए ही, वो सिर्फ दिखाकर फंड्स लेने के चक्कर तक या मामले तक तो ये मामला किया जा रहा है, लेकिन असल में सहूलत के लिए नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए ये TNVR प्रोग्राम पाकिस्तान में कामयाब नहीं है कि गवर्नमेंट की बैक नहीं है, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सिंसियर नहीं है। इवन के ये बड़ी तलख हकीकत है, मुझे कहनी नहीं चाहिए, बट हमारे कुछ वेट्स या कुछ डॉक्टर्स भी इसके हक में नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, सबके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, प्राइवेटली जब वो कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे ना, तो वो गवर्नमेंट के अंडर करना पड़ेगा उन्हें। लेकिन इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहिए और जो भी इनके हक में बोल रहा है, इन डॉग्स के हक में बोल रहा है, उसको चाहिए कि वो TNVR को सपोर्ट करे, क्योंकि TNVR ही इनकी सेफ्टी का वाहिद जरिया है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बड़ी कीमती चीजें आपने हमारे साथ शामिल की हैं, और स्पेशली आपसे बात करते हुए ये जिस प्रोग्राम की आपने बात की है, डेफिनेटली इस पर हम भी थोड़ा सा जोर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हुकाम बाला तक, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि लाखों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो खुदारा थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खबरदार हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में जैसा आपने देखा है कि हमने थोड़ा रेबीज़ के बारे में बात की, हमने इसके सिम्टम्स की बात की। हर कुत्ता रेबीज़ नहीं लेकर फिर रहा, ये हमने क्लियर किया आपको। ऑलमोस्ट आपको बताते चलें तो 90 से 95% ऐसे जानवर, कुत्ते और बिल्लियां हैं जिनमें रेबीज़ नहीं है। ठीक है, वो आम आवारा कुत्ते हैं, और अगर एक प्रॉपर प्रोग्राम के तहत उनकी वैक्सीनेशन कर दी जाए और उनको कॉलर्स या आप उनको कोई भी टैग्स लगा दें तो वो आपको काटेंगे नहीं अनटिल अनलेस आप उनको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये तो एक पढ़ी लिखी और समझी जो है वो समझने वाली बात है कि हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है। हर कुत्ता काटने वाला नहीं है, हर कुत्ते से रेबीज़ नहीं होगा। ये तो आज के प्रोग्राम में हमने तय कर लिया, और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ये रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट कि इस मामले को थोड़ा सीरियस लें। देखें, अगर सालाना 5-5.5 लाख केसेस हॉस्पिटल्स में फाइल हो रहे हैं कुत्तों के काटने की वजह से, तो काइंडली खुदारा इस प्रोग्राम को आप, जो TNVR प्रोग्राम है, इसको पाकिस्तान में लॉन्च करें, ताकि एक तो जो प्रॉपर तरीक़ाकार है जो कुत्तों की तलफी का, उसको भी अपनाएं, अपने इदारों को तमाम गैजेट्स दें, उन्हें वैक्सीनेशंस दें, और जो भी कुत्ता वैक्सीनेटेड है उसे दोबारा उसके इलाके में छोड़ के आएँ। ये ना करें कि आपने उसको मार दिया और उसको ज़मीन में गाड़ दिया, या उसको जहर के बिस्किट दे दिया, या उसको जहर का कोई
चीज़ खिला दी तो उसको जहर से मार दिया। खुदा का वास्ता है, ये बड़ा ही एक दिल दहला देने वाला ये अमल है, बड़ा ही जालिमाना अमल है। इस अमल से अवाम को भी बहुत तकलीफ़ होती है और देखने वाले को भी बहुत तकलीफ़ होती है, और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। हम भी जानदार हैं, एक जानवर भी जानदार है, और किसी जानदार की जान लेना बहुत बड़ा जुल्म है। सो मुझे उम्मीद है आज के प्रोग्राम की विसासत से ये पैगाम हमारे हुकाम बाला तक ज़रूर पहुँचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांगते, करम मैं किसी को कह नहीं